दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनमाने ढंग से पारित प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेशों को सलाहकार बोर्ड द्वारा शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में लंबित अपने सभी 7 विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया। भारत सरकार ने हिंद महासागर में सीबेड एक्सप्लोरेशन के लिए कार्य योजनाओं की मंजूरी हेतु 2 आवेदन प्रस्तुत किए। भारतीय उद्योग परिसंघ ने यूनिकॉर्न 2.0 एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन रिपोर्ट जारी की। इनेबलिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया सोलर इंडस्ट्री असेसिंग द सोलर वेस्ट क्वांटम रिपोर्ट जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनमाने ढंग से पारित प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेशों को सलाहकार बोर्ड द्वारा शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नैनवाथ बुज्जी आदि बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सलाहकार बोर्ड को यह पता लगाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत उचित है या नहीं। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले सलाहकार बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 22(4) प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत से संबंधित किसी भी कानून में सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान होना अनिवार्य है। इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो चुके हैं या नियुक्त होने के योग्य हैं। संसद किसी जांच के दौरान सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण न बताए। चलिए अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके तहत किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे या सजा के बगैर केवल इस आशंका के आधार पर हिरासत में लिया जाता है कि वो कानून व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। संसद के पास रक्षा, विदेश मामले और भारत की सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का विशेषाधिकार है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने आदि से जुड़े विषयों के लिए कानून बना सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रावधान है। प्रिवेंटिव डिटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले रहे हैं, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद 1975। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति स्पष्ट रूप से एक निवारक उपाय है, ये किसी भी प्रकार से सजा के समान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर के बारे में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन WTO में लंबित अपने सभी 7 विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विवाद था। पहले विवाद की बात करें तो अमेरिका द्वारा भारत से आयातित इस्पात और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क लगाया जा रहा था। इसके अलावा सोलर सेल और मॉड्यूल आदि के लिए भारत द्वारा दी जा रही नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी भी विवाद का मुद्दा थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों ने DS-430 नामक विवाद का आपसी समाधान कर लिया है। इसके लिए दोनों देशों ने WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी DSB के समक्ष एक नोटिफिकेशन भी भेज दिया है। गौरतलब है कि DS-430 विवाद का संबंध कुछ कृषि उत्पादों के आयात से है। चलिए अब WTO में विवाद निपटान हेतु किए गए उपायों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। एक बार WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद का निपटारा मुख्यतः 2 तरीके से किया जाता है। पहला, विवाद का आपसी समाधान यानी म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशन। इसमें विवाद निपटान प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर पक्षकार विवाद का आपसी समाधान कर उसका निपटान कर सकते हैं। हालांकि इस विवादों का समाधान WTO के संबंधित समझौते के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा जब पक्षकार किसी विवाद का आपसी समाधान कर लेते हैं तो उन्हें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और संबंधित समितियों को इसके बारे में सूचित करना पड़ता है।
दूसरा, विवाद निपटान प्रक्रिया, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। परामर्श यानी कंसल्टेशन की बात करें तो इसके तहत पक्षकार प्रत्यक्ष वार्ता के जरिए आपसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया 60 दिनों तक चल सकती है। अधिनिर्णय, इसे परामर्श के विफल होने पर अपनाया जाता है। इसके तहत मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी द्वारा विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाता है। इसके निर्णय के खिलाफ अपीलीय निकाय में अपील की जा सकती है। कार्यान्वयन की बात करें तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी द्वारा अपीलीय निकाय की रिपोर्ट स्वीकार कर लेने पर संबंधित निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। चलिए अब WTO के अपीलीय निकाय यानी AB के बारे में जान लेते हैं। यह वर्तमान समय में निष्क्रिय पड़ा है। इसका गठन 1995 में किया गया था। इसमें 7 सदस्य हैं। इसकी बैठकें जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होती हैं। गौरतलब है कि अपीलीय निकाय में व्यक्तियों की नियुक्ति का निर्णय WTO के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है। यह निकाय 2019 से ही निष्क्रिय पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि अपीलीय निकाय के अंतिम सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया था। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। भारत सरकार ने हिंद महासागर में सीबेड एक्सप्लोरेशन के लिए कार्य योजनाओं की मंजूरी हेतु 2 आवेदन प्रस्तुत किए। भारत ने हिंद महासागर के सीबेड यानी समुद्र तल में 2 विशाल क्षेत्रों के एक्सप्लोरेशन के अधिकार हेतु इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास आवेदन किया है। यह अधिकार खुले महासागर के उन क्षेत्रों के लिए मांगे गए हैं जिन पर कोई भी देश अपनी संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है। अधिकार वाले 2 क्षेत्र हैं। पहला, मध्य हिंद महासागर में स्थित हिंद महासागर रिज या कार्लसबर्ग रिज। इस जगह पर भारत पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। और दूसरा है मध्य हिंद महासागर में अफानसी निकितिन सीमाउंट। इस जगह पर भारत कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। वर्तमान में भारत के पास हिंद महासागर में एक्सप्लोरेशन के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला, मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का एक्सप्लोरेशन करने के लिए है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में मैग्नीज, लोहा, निकल, तांबा, कोबाल्ट और सीसा होता है। ये धातुएं आर्थिक और रणनीतिक महत्व की हैं। दूसरा, हिंद महासागर रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के एक्सप्लोरेशन के लिए। किसी देश की प्रादेशिक जल सीमाओं के बाहर सीबेड एक्सप्लोरेशन का निर्णय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी यानी UNCLOS द्वारा किया जाता है। UNCLOS को 1982 में अपनाया गया था। यह दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून एवं व्यवस्था की व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है। UNCLOS के तहत स्थापित निकाय हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी और कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आखिर में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में है। ये एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे UNCLOS के अधीन स्थापित किया गया है। यूरोपीय संघ सहित इसके सदस्य देशों की संख्या 169 है। इसके प्रमुख कार्य है मानव जाति के लाभ के लिए समुद्र में खनिज संसाधन संबंधी सभी गतिविधियों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना और डीप ओशन में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने यूनिकॉर्न 2.0 एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन रिपोर्ट जारी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रिपोर्ट में भारत की मौजूदा यूनिकॉर्न और स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी यूनिकॉर्न 1.0 के विकास तथा प्रभाव का आकलन किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यूनिकॉर्न 1.0 के भविष्य यानी यूनिकॉर्न 2.0 के लिए एक विजन भी प्रदान किया गया है। चलिए अब यूनिकॉर्न 1.0 के प्रभाव के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आर्थिक समृद्धि में योगदान। 2010 से 2023 की अवधि में इसने GDP की समृद्धि में 10 से 15% का योगदान दिया है। इसके अलावा वर्तमान में भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 1 लाख स्टार्टअप्स हैं। गौरतलब है कि भारत यूनिकॉर्न के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। अगला है समावेशिता और संधारणीयता को बढ़ावा। पिछले 1 दशक में कुल रोजगार में 20 से 25% का योगदान हुआ है।
इसके अलावा 50 मिलियन से अधिक फिनटेक संचालित MSMEs हैं और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान है। अंत में उपभोग का लोकतांत्रिकरण यानी आम लोगों को फायदा। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल लागत में 30 से 40% की कमी हुई है, जिससे इसकी वहनीयता बढ़ी है। इसके अलावा ई-कॉमर्स तक पहुंच भी बेहतर हुई है। आपको बता दें कि यूनिकॉर्न 2.0 में भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से बदलने की क्षमता है। इसकी अवधि 2024 से 2035 तक है। यह 2030 तक GDP में $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त योगदान करते हुए डिजिटल सेवाओं का व्यापक रूप से सर्वसुलभ कर सकता है। यूनिकॉर्न 2.0 को परिभाषित करने वाले बदलावों में कई अहम बातें शामिल हैं। इनमें से पहला है विश्व स्तर पर अग्रणी 15 से 25 स्टार्टअप्स बनाना। दूसरा है नवाचार से जुड़ी 25 से अधिक कंपनियां स्थापित करना। तीसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी खामियों के लगभग शून्य उदाहरण सुनिश्चित करना और अंत में निवेशक परिवेश में विस्तार और विविधीकरण लाना आदि। आइए अब यूनिकॉर्न 2.0 के लिए की गई सिफारिशों के बारे में बात करते हैं। इनमें से पहला है वित्त पोषण में खुदरा निवेशकों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रीवायर्ड गवर्नेंस की बात करें तो स्टार्टअप्स के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अगर विनियमन की बात करें तो सहायक टैक्स इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। नवाचार की बात करें तो स्टार्टअप्स को अकादमिक अनुसंधान में निवेश करने और उससे प्राप्त होने वाले बौद्धिक संपदा का मुद्रीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा प्रशिक्षुता आधारित सर्टिफिकेशन या कोर्सेज के जरिए एक बेहतर प्रतिभा वाले कार्यबल का विकास करना चाहिए। चलिए भारत के स्टार्टअप्स के विकास के पीछे प्रमुख हितधारकों की बात करते हैं। पहला है विभिन्न प्रकार के निवेश मार्गों और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ निवेशक आधार का विस्तार। इसके अलावा संस्थापक प्रोफाइल में विविधता, अधिक महिलाओं, अधिक सीरियल उद्यमियों, अधिक गैर पारंपरिक फाउंडर्स का होना और अंत में बढ़ता सरकारी समर्थन। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से डिजिटल जुड़ाव का विस्तार। बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। इनेबलिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया सोलर इंडस्ट्री, असेसिंग द सोलर वेस्ट क्वांटम रिपोर्ट। यह रिपोर्ट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE तथा ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद यानी CEEW द्वारा तैयार की गई है। इसे नीति आयोग एक्शन प्लान फॉर सर्कुलर इकोनॉमी सोलर पैनल्स के तहत विकसित किया गया है। नीति आयोग ने 10 सेक्टोरल सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया है, जिन्हें हितधारक मंत्रालयों या विभागों द्वारा लागू किया जाना है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सोलर फोटोवोल्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। भारत की 67.7 गीगावाट सोलर पावर की स्थापित क्षमता से लगभग 100 किलोटन अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है। उम्मीद है कि यह बढ़कर साल 2030 तक 600 किलोटन हो जाएगा। सोलर फोटोवोल्टिक अपशिष्ट में शामिल हैं सिलिकॉन, तांबा, टेल्यूरियम और कैडमियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज, जिनके पुनर्चक्रण से आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। लेड और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं जो पानी तथा मृदा को दूषित कर सकती हैं और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। उच्च आर्थिक मूल्य वाली चांदी और सिलिकॉन जैसी धातुएं जिनका विनिर्माण उद्योग में उपयोग हो सकता है। अब बढ़ते हैं इस ओर की गई सिफारिशों की तरफ। अपशिष्ट उत्पादन केंद्रों की सटीक मैपिंग के लिए स्थापित सौर क्षमता का एक व्यापक डेटाबेस बनाए रखने की आवश्यकता है। सोलर सेल और मॉड्यूल उत्पादकों को अपशिष्ट संग्रह तथा भंडारण केंद्र का विकास शुरू करना चाहिए ताकि ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 का पालन सुनिश्चित हो। सौर अपशिष्ट के सुरक्षित पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा भी देना चाहिए। शिक्षा जगत और उद्योग को मॉड्यूल रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकी नवाचार में तेजी लानी चाहिए। भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। नीति आयोग का एक्शन प्लान फॉर सर्कुलर इकोनॉमी सोलर पैनल सोलर फोटोवोल्टिक सेल को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 का हिस्सा बनाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास यानी RERTD कार्यक्रम के तहत सोलर फोटोवोल्टिक रिसाइकलिंग को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में भारत में युवाओं के लिए रोजगार के समक्ष मौजूद चुनौतियों और पिछले 2 दशकों में इसमें आए बदलावों के बारे में बताया गया है। चलिए अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोजगार वृद्धि 2019 तक ठहराव की स्थिति में थी और फिर इसके बाद इसमें बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के खराब गुणवत्ता वाले रोजगार का प्रभुत्व देखा गया है। गौरतलब है कि लगभग 82% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण कार्यबल का गैर कृषि रोजगार की ओर मंद और लगातार वापसी देखी गई है। स्वरोजगार में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि देखी गई है और अवैतनिक पारिवारिक श्रम में भी उनकी व्यापक भागीदारी रही है। इसके साथ ही श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम है और इसमें ठहराव या गिरावट की स्थिति है। और अंत में पूंजीगत निवेश के चलते श्रम बल की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। यह रोजगार में वृद्धि के बजाय तकनीकी प्रगति और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के आपसी संबंध को दर्शाता है। युवाओं के लिए रोजगार के समक्ष चुनौतियों के बारे में बात करें तो भारत अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है, क्योंकि युवा आबादी 2036 तक घटकर 23% हो जाने की संभावना है, जो 2021 में 27% थी। इसके अलावा शिक्षा के लिए श्रम बल से बाहर रहने वाले युवाओं के चलते युवा श्रम बल भागीदारी दर कम बनी हुई है। गौरतलब है कि यदि युवाओं की शिक्षा में वृद्धि होती है तो भी उनके लिए किसी भी प्रकार के रोजगार की संभावना कम है। हालांकि तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार की संभावना अधिक है। युवा बेरोजगारी लगभग 3 गुना बढ़कर 2000 में 5.7% की तुलना में 2019 में 17.5% हो गई है। चलिए अब कार्यवाही के लिए 5 प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। उत्पादन गतिविधियों एवं समृद्धि को और अधिक रोजगार अनुकूल बनाना, उभरते क्षेत्रों में निवेश कर नौकरी की गुणवत्ता में सुधार करना, सभी के लिए अनुकूल प्रवासन नीति बनाना और बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करना। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देकर श्रम बाजार में मौजूद असमानताओं को कम करना, कौशल के लिए प्रशिक्षण पर विशेष बल देना तथा सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाना और अंत में श्रम बाजार में मौजूद नॉलेज डेफिसिट की कमी को दूर करना। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मॉरिटानिया। इस देश की राजधानी है नुवाकोट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और मॉरिटानिया ने नुवाकोट में अपना पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस यानी FOC आयोजित किया। चलिए अब इस देश की राजनीतिक विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। यह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। इसके सीमावर्ती देश या क्षेत्र की बात करें तो इसमें पश्चिमी सहारा क्षेत्र, अल्जीरिया, माली और सेनेगल शामिल है। इसका सीमावर्ती जल निकाय अटलांटिक महासागर है। चलिए अब इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मॉरिटानिया का अधिकांश भाग सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। यहाँ की प्रमुख नदी सेनेगल है। यह नदी सेनेगल देश के साथ इसकी सीमा भी निर्धारित करती है। यहाँ की स्थलाकृति में मुख्य रूप से इंसेलबर्ग शामिल है, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी माउंट इजल है। गौरतलब है कि इंसेलबर्ग मैदानी या समतल क्षेत्र में तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां या छोटे पहाड़ होते हैं। इसके वनस्पति क्षेत्र में सवाना और साहिल क्षेत्र शामिल है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जारी की है। 2023 में भारत से सेवाओं के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि वस्तुगत निर्यात में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में हेपेटाइटिस बी के बारे में लोगों के बीच बहुत कम जानकारी है। वायरल हेपेटाइटिस के कारण लीवर में सूजन आ जाती है। यह वायरस के चलते होता है। ऑपरेशन संकल्प के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसे भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2023 में शुरू किया था। इसका संचालन 3 प्रमुख क्षेत्रों में किया जा रहा है: अदन की खाड़ी और आसपास का क्षेत्र, अरब सागर तथा सोमालिया का पूर्वी तट।
PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM POM3 ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करके अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट के लिए स्टैटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की। इस नाम को ग्रहों के नामकरण के गजेटियर में शामिल कर लिया गया है। मेकांग डेल्टा क्षेत्र में लवणीय जल के रिसाव के कारण वियतनाम को फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेकांग डेल्टा क्षेत्र को वियतनाम का चावल का कटोरा कहा जाता है। शिंकुन ला दर्रा सीमा सड़क संगठन BRO ने कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू होते हुए मनाली से लेह तक सड़क संपर्क स्थापित किया है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। ईरान के संविधान में बहाई समुदाय के धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। बहाई धर्म अपेक्षाकृत एक नया एकेश्वरवादी धर्म है जिसकी आध्यात्मिक जड़ें 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ईरान से जुड़ी हुई हैं। बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह थे। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।